बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सेकंड सेमेस्टर पे बात करने से पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो चेंजेस आती हैं वीकली और उसके अलावा जो उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उसके बारे में बात करूंगी, ताकि हर हामला खातून को ये पता हो कि उसके बच्चे के साथ वक्त के साथ साथ हर हफ्ते क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं और उन्हें किन कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसे मैं अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। पहले हिस्से को हम फॉलिकुलर स्टेज कहते हैं और दूसरे हिस्से को हम ल्यूटल फेज कहते हैं। रेगुलर साइकिल जो होते हैं उसके पहला हिस्सा जो होता है 15 डेज या 14 डेज और दूसरा हिस्सा भी इसी तरह 14 या 15 डेज का होता है। तो जो पहले 2 वीक होते हैं उसमें फॉलिकल जो होता है वो ग्रो करता रहता है, पूरा मेच्योर हो जाता है और फिर वो 3rd वीक में वो रिलीज होता है ओवरी से और यूट्राइन ट्यूब से गुजर के यूट्राइन ट्यूब में जाता है। तो वहाँ पे स्पर्म के साथ मिलके फर्टिलाइजेशन होती है और उसको उस फर्टिलाइजेशन की इसमें जो बनता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। और वो जाइगोट जो होता है वो चौथे हफ्ते में मतलब मल्टीप्लाई करता रहता है और चौथे हफ्ते में आके यूट्रस की एंडोमेट्रियम में आके इम्बेड हो जाता है और वहाँ से फिर उसकी एक आउटर लेयर होती है, इनर लेयर होती है चौथे हिस्से में, और इनर लेयर से जो है वो एम्ब्रियो बनता है, जो आउटर लेयर होती है उससे प्लेसेंटा बनता है। 5वें हफ्ते में होता क्या है कि सेल काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते रहते हैं और वो जो 2 लेयर्स होती हैं वो 3 लेयर्स में बन जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म से हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है, स्किन बनती है, आइज बनती हैं, और जो मीजोडर्म होता है उससे किडनी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट वगैरह बनता है। और जो एंडोडर्म होती है उससे हमारे लंग्स और इंटेस्टाइन वगैरह बनती है। तो 5वें हफ्ते में इसी तरह जो जो हार्मोनल लेवल होता है HCG वो बढ़ जाता है और उसके साथ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बढ़ जाता है। तो अंडा जो है मज़ीद ओवरी से रिलीज नहीं होता और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मिकदार बढ़ने की वजह से जो पीरियड होते हैं वो भी स्टॉप हो जाते हैं। अब 6ठे हफ्ते में क्या होता है कि जो न्यूरल ट्यूब बनती है उसको क्लोजिंग स्टार्ट होती है, जहाँ से फिर वो ब्रेन बनना होता है और स्पाइनल कॉर्ड बननी होती है। और फिर 8वें हफ्ते से लेके 12वें हफ्ते तक सारी जो चेंजेस होती हैं, आई, फेस, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, टोज, लेग्स, हैंड्स और नेल्स, फिंगर नेल्स, नॉस्ट्रिल, ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलपमेंट उनकी शुरू हो जाती है। और 12वें हफ्ते के एंड तक जो है इसका साइज 2.5 इंच के करीब हो जाता है और हाफ औंस इसका वजन हो जाता है। अब आपको पता चला कि जैसे ही ये चीज़ें चेंजेस आ रही होती हैं तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। जब एग रिलीज होता है तो बाज़-औक़ात तो वो यूट्रस में से गुजर के सीधा जाके यूट्राइन ट्यूब में से गुजर के यूट्रस में जाता है और उसके एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो जाता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा नहीं होता। उस सूरत में ये क्या होता है, या तो ये ट्यूब के अंदर ही इसकी डेवलपमेंट होती जाती है और ट्यूब जो हो वो आपको पता है ये बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, वो अगले मतलब 2 महीने पूरे होते हैं या 9 वीक होते हैं तो वो फट जाती है। इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर ये रप्चर हो जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो सबसे पहली जो कॉम्प्लिकेशन है यही हो सकती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि ये ट्यूब्स के बाहर भी होते हैं और हमें पता नहीं चलता और पेन थोड़ी होती है लेकिन इर्रेगुलर ब्लीडिंग होती है, वो ओवरियन या एब्डोमिनल प्रेगनेंसी जो कि रेयर होती है। अगला ये हो सकता है कि एक एग नहीं 2 एग रिलीज होते हैं और 2 स्पर्म बनते हैं। एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बन जाता है और दूसरी जो होती है वो यूट्रस में होती है। बाज़ औक़ात ये एक्टोपिक को जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं
और अगर ध्यान से नहीं देखा जाए, अल्ट्रासाउंड ना किया जाए और ना पता चले, तो एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो फट सकती है, या उसकी अबॉर्शन में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पता नहीं चलता, कन्फ्यूजन पैदा होती है। ये 2 कॉम्प्लिकेशंस हो गई। और तीसरी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि एक एग की बजाय एक ही एग बनता है और वो बाद में स्प्लिट होके 2 प्रेगनेंसीज बन जाती हैं, या 2 एग रिलीज होते हैं, 2 ही स्पर्म बनते हैं, उनसे मल्टीपल प्रेगनेंसीज जो हैं वो बनती हैं। तो ये तीसरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। चौथी बात ये होती है कि जब ये एग बनता है, और मैंने बताया कि मरूला स्टेज में आता है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर होती है। आउटर लेयर से जो है वो प्लेसेंटा बनता है, और जो इनर लेयर होती है उससे एम्ब्रियो बनता है। ये इनर लेयर डेवलप नहीं होती और वो एक ब्लाइटेड ओवम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो फिर अबॉर्शन हो जाती है, क्योंकि बल्कि ब्लीडिंग हो जाती है। अक्सर ख़वातीन को पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट थी, और वो थोड़े से दिन 2-4 दिन ऊपर होते हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और बाज़ औक़ात ये ब्लाइटेड ओवम जो होता है डायग्नोसिस में भी आता है, और वो देर तक सिर्फ सैक बनता रहता है और वो एम्ब्रियो नहीं डेवलप होता। तो पांचवी जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उसमें ये होता है कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाती है। ये स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की कई वजूहात हो सकती हैं, या तो इन्फेक्शन है पेशेंट्स को, या फिर ये है कि वो RH इनकम्पैटिबिलिटी वाला पेशेंट है, उसको पता ही नहीं कि उसके एंटीबॉडी टाइटर था, बड़ा नहीं आगे और उसकी अबॉर्शन हो गई, या फिर हार्मोनल डेफिशिएंसीज होती हैं, उसकी वजह से अबॉर्शंस हो जाती है, या फिर ये होता है कि उसकी ब्लड सप्लाई डेवलप नहीं होती। तीनों सूरतों में उसकी इन्वेस्टिगेशंस और उसकी ट्रीटमेंट जो होती है फ़र्क होती है। इसलिए किसी भी सूरत में इन्हें डॉक्टर से रजू करेंगी, उनसे मशवरा करेंगी, इन्वेस्टिगेशंस होगी और उसकी ट्रीटमेंट होगी। और अगली जो कंडीशन है छठी, उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात नॉर्मल एवरीथिंग चल रही होती है, लेकिन थोड़ी सी स्पॉटिंग हो जाती है, हल्का सा पेन होता है। ये बाज़ औक़ात इरिटेबिलिटी ऑफ द यूट्रस की वजह से भी हो सकती है, कोई इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकती है, और हार्मोनल कमी की वजह से भी हो सकती है, जिसे हम थ्रेटन्ड अबॉर्शन कहते हैं। इसमें जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो बेड रेस्ट देते हैं थोड़ा सा, और तो वो ठीक हो जाता है। सातवीं कंडीशन जो है उसे हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। होता ही है ना कि मैंने आपको बताया कि 5वें हफ्ते में HCG बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है, और उसकी वजह से नाज़िया वॉमिटिंग जो है वो स्टिमुलेट करती है वॉमिटिंग सेंटर्स को, और नाज़िया वॉमिटिंग कईयों को बहुत ज़्यादा होता है। माइल्ड कंडीशन जो होती है नाज़िया वॉमिटिंग की, वो तो 2-3 वॉमिटिंग होती हैं और वो नॉर्मली मैनेज हो जाती हैं। लेकिन जिनको हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम कहते हैं, उसमें 12-12 घंटे जो है वो ख़वातीन जो है हामिला ख़वातीन वो एक घूंट पानी भी नहीं पी सकती। ऐसी कंडीशन में कीटोएसिडोसिस में जाने का डर होता है, और बेबी के भी डेथ होने का अंदर ख़तरा होता है। इसलिए उनको एडमिट करना, उनको नील बाय माउथ रख के उनको IV फ्लूइड्स देने और उनको ट्रीटमेंट देनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो जो लास्ट कॉम्प्लिकेशन है वो है मोलर प्रेगनेंसी या फिर पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी। दोनों ही कंडीशंस बहुत ख़तरनाक होती हैं। इसमें जिसे हम पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं, उसमें सैक बनता है, और वो सैक के साथ प्लेसेंटा बनने की बजाय एक वो अंगूरों की तरह की शेप हो जाती है, जिसे हम उर्दू में अंगूरी हमल कहते हैं, और मेडिकल टर्म्स में हम मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये पार्शियल मोल जो होता है, इसकी भी हमें DNC करनी पड़ती है। ये इरेगुलर ब्लीडिंग और पेन के साथ प्रेजेंट होता है बाज़ औक़ात, और अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोस होता है। और बाज़ औक़ात इसमें जो है हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम भी होता है। और दूसरा जो है प्योर मोलर प्रेगनेंसी, इसमें भी हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम बहुत होती है। अल्ट्रासाउंड पे जो है हमल होता ही नहीं है, वो सिर्फ अंगूर ही सारे बने होते हैं, उसे हम हमल अंगूरी कहते हैं। दोनों सूरतों में हमें DNC करनी पड़ती है। दोनों सूरतों में जो है हमें इसका फॉलोअप 1 साल तक करना पड़ता है, ताकि ये प्रेगनेंसी जो है DNC के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना करे
और पेशेंट को कल को कोई खुदा ना खास्ता कैंसरस चीज़ डेवलप ना हो जाए। तो ये वो कॉम्प्लिकेशंस थी जिसे मैं एड्रेस करना बहुत ज़रूरी समझती थी, इसलिए मैं ये पहले पार्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी देती हूँ और औरतों को समझाने की कोशिश भी करती हूँ ताकि उन्हें पता हो कि उनके बच्चे में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। और इसी लिहाज से हम कहते हैं कि पहले जो 12 हफ्ते होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं। आप कोई ऐसी ड्रग्स ना खाएं, आप सिगरेट स्मोकिंग ना करें, आप कैफीन का इस्तेमाल ना करें। तो ये वो बातें थी जिसको मैं आपको बताना ज़रूरी समझती थी। तो मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गई होगी और इन कॉम्प्लिकेशंस की भी आपको पता चल गया होगा कि इनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लिहाजा अगर इन साइन सिम्टम्स के साथ या इन प्रॉब्लम्स के साथ आपको ज़रा सा भी आपको शक हो तो आप अपनी जो हेल्थ केयर ऑफिसर्स हैं उनसे मिलें और उनसे अपनी डायग्नोसिस वक्त पे करवाएं और अपना ट्रीटमेंट लें ताकि वो किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। मेरा ख्याल है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जो भी राय है इससे मुझे ज़रूर आगाह करें।